हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए संविधान की शपथ की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन 3 इसी हफ्ते 17 मई दिन रविवार को पूरा होने वाला है, लेकिन कोरोना का खतरा देश से अभी टला नहीं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,213 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार। ऐसे में क्या हो देश का आगे का प्लान, इसी पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम्स के साथ बैठक जारी है। एक बड़ा मुद्दा जो इस बैठक में बार बार उठ रहा है वो मजदूरों को लेकर है। बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों के लिए मजदूरों की घर वापसी के कारण कोरोना की चुनौती बढ़ गई है। बिहार में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अब तक आए प्रवासी लोगों में से 142 कोरोना संक्रमित मिले। इन 142 में से 85 वो हैं जो ट्रेन से बिहार पहुंचे। मतलब मजदूर कोरोना लेकर लौट रहा है, लेकिन फिर भी वो जान जोखिम में डाल रहा है। बिना बस या ट्रेन का इंतजार किए सफर में है मजदूर। इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर मजदूर सड़क पर पैदल क्यों है? बेबस बेआसरा मजदूर घर जाने को मजबूर। उधर भी तो धूपी में पड़े रहते थे, ऐसे ही पेड़ों की छाया में, ऐसे ही धूपी में ऐसी झोपड़ी डाल रखे। लगता था क्या पता फिर कितने दिन तक न पहुंच पाते, फिर खाने के लिए मिलता ठेकेदारों से ही नहीं आता है। दिन न कट रहा है हमारा। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। अब तो कभी नहीं आएंगे, जो कुछ है अपने घर पे करेंगे। दिल्ली कभी नहीं आएंगे। सरकारें कर रही हैं मजदूरों से रुकने की अपील। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। थोड़ी चिंता का विषय है कि प्रवासी मजदूर जब विभिन्न राज्यों से बिहार में जा रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अब तक के हिसाब से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो एक चिंताजनक स्थिति हो गई है। गृह मंत्रालय का निर्देश, मजदूरों को पैदल न जाने दें। मजदूर के कोरोना कैरियर बनने का खतरा बढ़ा। लेकिन मजदूर मानने को नहीं है तैयार। आखिर मजदूर सड़क पर पैदल क्यों हैं? आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा, पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी के स्पोक्सपर्सन मृत्युंजय तिवारी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार उमेश सहगल जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले डॉक्टर संबित पात्रा को आना चाहिए और बताना चाहिए देश को कि जब सरकार कहती है बस ट्रेन का इंतजाम, बावजूद इसके मजदूर सड़क पर पैदल क्यों हैं? डॉक्टर पात्रा, कि आज एक बहुत सार्थक बहस होना चाहिए। बहस का विषय भी अच्छा है और जनता जानना भी चाहती है। आपने एक चिट्ठी आज शायद न्यूज में दिखाया था, एबीपी न्यूज में। उस चिट्ठी के प्रति को मैं भी लेके आया हूँ। ये चिट्ठी गृह सचिव का है, अजय भल्ला जी, जो देश के होम सेक्रेटरी हैं। और ये चिट्ठी तमाम राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिव अर्थात प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भेजा गया है और आज का ही चिट्ठी है। यह चिट्ठी क्या कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पढ़ देता हूं। कल दरअसल 10 मई 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ सभी चीफ सेक्रेटरीज की एक मीटिंग हुई थी। उसको लेकर गृह सचिव कहते हैं कि in the meeting the situation of migrant workers walking on the road and on railway tracks was noted with great concern. Since their movement by buses and Shramik special train has already been allowed to enable their travel to native places, all states or union territory governments should ensure that migrant workers do not resort to walking on road or on railway tracks. In case they are found in such condition, they should appropriately be counseled, taken to nearby shelters and provided with food, water, etc. till such time that they are facilitated to board the Shramik express. और लास्ट में कहते हैं
Further, as requested by the Cabinet Secretary, all states or Union Territory governments should cooperate with the railways in running more number of Shramik special trains so that travel of standard migrant workers is facilitated at a faster rate. अब देखिए आज तक टोटल ट्रेन कितने आज तक दौड़े हैं जब हम ये डिबेट कर रहे हैं 468। टोटल ट्रेन अभी रास्ते में कितनी है जो पहुंची नहीं है अपने गंतव्य स्थान पर 5 बजे तक जब हम ये डिबेट कर रहे हैं 105। टोटल ट्रेन जो गंतव्य स्थान तक पहुंच गई है 363। टोटल ट्रेन जो अभी पाइपलाइन पे खड़ी है अपने स्टेशन पे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी 50। टोटल लेबर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो आज की डेट में ट्रैवल किया है उनकी संख्या है 5.5 लाख। ये सरकारी आंकड़ा है, मैंने आपको दिखाया। सबसे बड़ी बात है आज पीयूष गोयल जी ने थोड़े समय पहले उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट किया है और बड़ा अपील किया है राज्य सरकारों को। I once again appeal to the state governments to speed up approvals for the transportation of stranded migrants through Shramik special trains and provide relief to the workers at earliest. देखिए हम श्रमिक 1200 ट्रेन अभी हमारे पास गोदाम में खड़ी है, रोज 300 ट्रेन सरकार। डॉक्टर पात्रा, आपने इतने विस्तार से पूरा जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि साहब मजदूर जो हैं वो सड़क पर पैदल क्यों हैं, और ऐसे में जो आपने आखिर में नहीं आप मेरी बात सुनिए, आपने आखिर में वो जो पीयूष गोयल के ट्वीट का जिक्र किया ना जिसपे उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि साहब स्पीड अप कीजिए, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी। ये देश में जो 15 ट्रेनें आप चलाते हैं जिसमें एसी कोच ही सिर्फ चलेंगे, जनरल और स्लीपर क्लास नहीं होगा, वहां तो आपको किसी राज्य सरकार से कोई इजाजत नहीं चाहिए। लेकिन जब मजदूरों के लिए आपको श्रमिक एक्सप्रेस चलानी है तो आपको 2 राज्य सरकारें आपस में सहमति कर लें। अगर राजी हैं अपने यहाँ के मजदूरों को लेकर जाने के लिए तो ले जाएं। ये कैसा रवैया है सर केंद्र सरकार का, इस पर जवाब दीजिए। देखिए नंबर 1, जब तक कि कोई राज्य, देखिए बंगाल जिस प्रकार से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, बंगाल अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग बाहर ही रह जाएंगे तो क्या करेंगे? जब तक सहमति नहीं होती है, एक पेमेंट स्ट्रक्चर भी है, जब तक सहमति नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से नहीं। तो ये जो 15 ट्रेनें चल रही हैं इसमें दिल्ली टू हावड़ा ट्रेन नहीं चल रही है, यहाँ आपने बंगाल की इजाजत ली है क्या? फिर श्रमिक एक्सप्रेस के लिए क्यों बंगाल की इजाजत का आप आड़ ले रहे हैं या ढाल बना रहे हैं उसको? लेकिन देखिए इसमें कितने लोग जा रहे हैं आपको समझना होगा। ये 15 ट्रेनें केवल एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाई गई है, कोई हजारों लाखों लोग इसमें नहीं जाएंगे, मगर लाखों श्रमिकों को हमें अपने अपने गंतव्य स्थान पर भेजना है। आप आज देख रही है महाराष्ट्र और पंजाब के बीच में एक द्वंद्व युद्ध भी चल रहा है कि क्यों आपने हमारे श्रमिकों को भेजा, वह भी बिना टेस्ट करके भेजा है। नांदेड़ वाला विषय, 2 राज्य लड़ रहे हैं, इस कारण से इस पर एक प्रोटोकॉल का और एक एसओपी का फॉलो करना अत्यंत अनिवार्य है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अब हमारे पास 1200 ट्रेन खड़ी हैं, प्रत्येक दिन 300 ट्रेन हम भेज सकते हैं, अभी केवल 101 ट्रेन दौड़ रही हैं। आप अगर कहेंगे कोई भी राज्य अप्रूवल दे, हम तो 300 ट्रेन भेज सकते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश ने 250 ट्रेन के लिए ऑर्डर दिया है, बिहार ने अभी तक 140 ट्रेन का ऑर्डर दिया है, गुजरात ने अभी तक 215 ट्रेनों के ऑर्डर दिए हैं, छत्तीसगढ़ ने अभी तक मात्र 1 ट्रेन का ऑर्डर दिया है, राजस्थान ने 4 ट्रेन का ऑर्डर दिया है, वेस्ट बंगाल ने 3 ट्रेन का ऑर्डर दिया है। आप बताइए, अगर हमने तो नहीं रोका है, अगर प्रोटोकॉल है, वेस्ट बंगाल कहे हमें 100 ट्रेन चाहिए, ठीक है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और अब अखिलेश जी का रुख कर लेती हूँ। अखिलेश जी, केंद्र सरकार की तरफ से साफ ये बात बता रहे हैं डॉक्टर पात्रा कि भाई केंद्र सरकार क्या करे, ये तो राज्य है ना, राज्य तय करें। यहां पर कोई गिने चुने हजारों मजदूरों का बात तो है नहीं, यहां तो लाखों की तादाद में मजदूर है। ऐसे में तो सर ये लगता है कि राज्यों का किया है जो मजदूर भुगत रहे हैं और इसी वजह से मजदूर सड़क पर है। देखिए रोमाना जी, समस्या दरअसल में यही है कि जो चीज पे फोकस किया जाना चाहिए, जैसे आपने अभी जो सवाल किया संबित से, उस पे बात ना करके ईरान तुरान बात करने लगते हैं। मेन समस्या केंद्र की सरकार की यही है। उसने उस ट्रेन में चाहे उतने मजदूर जाएं चाहे उतने पैसेंजर जाएं, पैसेंजर जाएंगे तो परमिशन नहीं लेनी है, मजदूर जाएंगे तो परमिशन लेनी है, ये है। दूसरी बात, इस सरकार की न नीति है न कोई नीयत ठीक है गरीबों मजदूरों के लिए। आप अभी संबित पात्रा ने शुरू किया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने सड़क पे चलते, ट्रेनों पे चलते लोगों को बड़ी गंभीरता से लेकर के चीफ सेक्रेटरी के साथ आज बैठक की। जो देश का कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सरकार 30 दिन से मजदूर सड़क पे चल रहे हैं, पटरियों पे चल रहे हैं, उसे 30 दिन बाद होश आया है, जगी है, बैठक सिर्फ ली है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? लॉकडाउन बढ़ता गया, मरीज बढ़ते गए, बात कुछ नहीं हो रही है।
सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है, लोगों को सिर्फ भरमाया जा रहा है। एक नीति तक नहीं है इस सरकार की, न नीयत ही है लेबरों को या किसी को जाने की। आज लोग क्यों घर जा रहे हैं? किसी से बात किया लोगों ने? इसलिए कि उसे जब सेकंड दूसरा लॉकडाउन हुआ तभी भी मैंने कहा था, बार बार कहा था कि लोगों में ढाढ़स बंधा रहे, वो लोग अपना धीरज न तोड़ें, धीरज न तोड़ें। उसके लिए सरकार को, मोदी जी को, उनके जितने लेबर हैं सबकी सूची है, फैक्ट्रियों से सूची ले लें, उनके खाते में कुछ रुपए चले जाएं, 1000-2000, और उनको टेम्परेरी राशन की कार्ड बन जाते, उनको राशन मिल जाता। लेकिन कोई नीति ही नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि नीयत नहीं है काम करने की। तो उनको जब सुविधा वहां मिलती, समस्या नहीं होती, तो वो क्यों जाते? 1200, 800, 900 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। और ये बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, पैदल चलते। अरे 30 दिन बाद जग रहे हो, खुद अपनी करनी की पोल खुद खोल रहे हो। मैं उमेश सहगल जी के पास चलती हूँ, उसके बाद मृत्युंजय जी आपके पास भी आ जाऊंगी। सर उमेश सहगल जी, मैं आपसे सर आ रही हूँ सर। उमेश सहगल जी, क्या लग रहा है आपको ये सारी स्थिति को देखते हुए, इन तस्वीरों पर नजर डालते हुए, जहां पर मजदूरों की बेबसी नजर आ रही है, बेआसरा मजदूर सड़क पर पैदल, किसी ने अपने सर पर अपनी गठरी जमा पूंजी जीवन भर की रखी हुई है सर, किसी ने गोद में छोटे से दूधमुहे बच्चे को उठा रखा है, कोई अपनी बूढ़ी मां को कमर पर लाद कर चल रहा है। ये जो मजदूरों की तस्वीरें हैं सर, ये क्या उदासीनता का नतीजा है कि सरकार इन्हें लेकर कोई नीति नहीं बना पाई, उसी का खमियाजा ये भुगत रहे हैं, या फिर आप इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? कुछ हद तक तो अब लोग यही समझते हैं ना कि सरकार ने कभी ट्रेनें शुरू ही नहीं करनी, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। कम से कम अब शुरू हुआ है तो लोगों को भरोसा मिलेगा कि ठीक है, चाहे थोड़ा ही है, अभी आज कल की ट्रेन में टिकट नहीं मिली, मगर चलो 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। थोड़ा अगर 2 दिन पहले ले लिया जाता तो और भी अच्छा था, मगर कोई बात नहीं, जब भी लिया गया अच्छा लिया गया। कम से कम लोगों को ये पता चला कि सिर्फ बसें नहीं जाएंगी, बसों में कितने लोग चले जाएंगे, ट्रेन जाएगी। और ट्रेन में भी अच्छा इन्होंने शुरू किया है कि शुरू में सिर्फ राजधानी टाइप की एक्सप्रेस जाएंगी। अच्छा, उसमें ये थोड़ी है कि सारे मजदूर ही बैठे फंसे हुए हैं इधर, बड़े सारे लोग टूरिस्ट भी बन के आए होंगे, बड़े सारे लोग उनके रिश्तेदार उनको मिलने आए होंगे, अब अपने अपने घर में जाके अपना अपना काम करना चाहते हैं वो, तो वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी वापस जाना है। तो अगर ये चीज़ हुई है जिस तरह, और इसके साथ अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सारी शुरू हो जाएँ, कम से कम नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं शुरू हो जाएं, तो कम से कम लोगों को भरोसा होगा कि चलो आज मेरा काम नहीं शुरू हुआ, कल मुझे काम यहाँ मिल जाएगा। तो ट्रेन आज शुरू हो गई, इंडस्ट्री भी साथ में शुरू हो गई, लोगों को पता चला जॉब भी मिल जाएगा जी। और लेकिन उमेश जी, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सर, क्या लोगों के मन में सवाल सिर्फ और सिर्फ कामकाज को लेकर है? क्या इस वक्त लोगों के जहन में ये डर नहीं है कि ये बीमारी है? क्या लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे, खासतौर से ये मजदूर जो सड़कों पर हैं, जो पैदल निकल पड़े हैं अपने घर के लिए? हालांकि सरकार कह रही है साहब बस चलाई जा रही है आपके लिए, ट्रेन चलाई जा रही है, संयम रखिए, सबको पहुंचा देंगे जहां उनको जाना है, किसी को कहीं बंधक नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मजदूर सड़कों पर हैं। क्या मजदूरों के दिल में ये बात घर नहीं कर गई है, ये डर घर नहीं कर गया है कि ये बीमारी शहरों की है? अगर मैं गांव पहुंच जाऊंगा, अपने लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा, तो मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। और ऐसे में मृत्युंजय जी, जो बात उमेश जी कह रहे थे कि 2 दिन पहले अगर फैसला ले लिया जाता तो शायद बेहतर रहता, तो क्या ट्रेन चलाने के फैसले में देरी कर दी सरकार ने? देखिए रोमाना जी, अभी आप संबित पात्रा जी से जवाब ले रहे थे, हम समझते हैं कि आपके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। संबित पात्रा जी बीमारी मोतियाबिंद की है और दवाई पेट दर्द की दे रहे हैं। ये सारा नौबत क्यों आई? संबित जी, ये पीड़ा मजदूरों की आप देखिए, उन गरीबों की जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये नौबत इसलिए आई कि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे लॉकडाउन में तो खुद आए भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली भी पिटवाया, देशवासियों ने पीटा, दीपक भी जलवाया, हम लोगों ने, सब लोगों ने जलाया, सब लोगों ने समर्थन किया। हम मानते हैं कि ये सरकार के लिए मानवीय संवेदना एक चुनौती है, लेकिन अगर इसका कोई रोड मैप होता, कोई प्लानिंग किया होता, इन मजदूर बेबस लोग जिस तरह से भूख से तड़प रहे थे, उनको ये लग रहा है कि हम कोरोना से तो मरेंगे ना मरेंगे, लेकिन भूख से मर जाएंगे, तो वो क्या करते? आज आप एसी गाड़ी चला रहे हैं। अगर लॉकडाउन जिस समय 30 जनवरी को पहला केस आया था रोमाना जी,
लॉकडाउन जिस समय किया गया उस समय कितनी संख्या थी कोरोना पॉजिटिव लोगों की? और 550 के आसपास 70,000 पहुंच रहा है। 562। तो अब आप ये फैसला ले रहे हैं जब संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, 24 घंटा में 4,000 से ज्यादा की संख्या हो गई, तो आप ये फैसला ले रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। चीज अगर प्लानिंग के साथ होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं जवाब क्योंकि ये लेती हूँ। सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। ठीक है ये सर, सरकार गरीब विरोधी है। सर आपने पॉइंट रख दिया है, ये अब जवाब सरकार ने दीजिए ना। गरीबों की चिंता नहीं की। सर बहस पे जबरदस्ती के भाषण क्या करने सर, आराम से एक पॉइंट रखिए, उसका जवाब लीजिए, दर्शक भी कुछ समझ कर जाए बहस के बाद। हाँ ठीक है, आइए डॉक्टर पात्रा आप जवाब दीजिए क्योंकि सारे सवाल आप ही की तरफ थे। चलिए मैं आराम से जवाब देता हूं पेशेंस के साथ। नंबर 1, इनका मूल विषय है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की, समय पे लॉकडाउन नहीं किया, समय पे श्रमिकों को नहीं भेजा, इसलिए हिंदुस्तान की स्थिति आज बड़ी खराब और विकट हो गई है। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरा विश्व देख रहा है हिंदुस्तान। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति विकट हो गई, प्रधानमंत्री ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया। सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण आज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोमाना जी, इनको जरा बताइए, ऐसा नहीं करें, धन्यवाद। सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण, एक डिटरमाइंड सरकार होने के कारण आज आप देखिए हिंदुस्तान कहां खड़ा है बनिस्बत बाकी सारे देशों के जो अपने आप को हिंदुस्तान से बड़ा मानते थे। देखिए मैं भी आपके बीच में बोल सकता था, मगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इसलिए मृत्युंजय जी अपनी बारी पर आप सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सर जी। आज अमेरिका में अगर 80,000 से अधिक मृत्यु हुई है, आज अगर इंग्लैंड में 40,000 के आसपास मृत्यु पहुंच चुका है, आज अगर इटली और स्पेन की हालत खराब है, तो वहां प्लानिंग नहीं हुआ है, यहाँ प्लानिंग हुई है। इतने बड़े जनसंख्या के साथ भी आज अगर हम मृत्यु को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मृत्यु दर कम है, वो प्लानिंग के लिए ही है। वैसे एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी हम प्लानिंग के कारण अपने आप को कंटेन कर पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा आपने मोतियाबिंद के बारे में पूछा और हमने पेट दर्द की दवाई दे दी। बिल्कुल नहीं साहब, आपको मोतियाबिंद भी आप ही को हो रहा है और पेट दर्द भी आप ही को हो रहा है। देखिए रोमाना जी ने सही, एक सेकंड सर, अभी तक रोमाना जी ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जो दृश्य हैं माइग्रेंट लेबर्स के, ये पीड़ित करने वाले दृश्य हैं। देखिए बार बार सरकार कह रही है अगर ये रोड पे चल रहे हैं तो इनको कोई समझाएगा ना, क्योंकि अगर इनके मन में गलतफहमी है कि ये शहरों की बीमारी है, हम गांव में चले जाएंगे, तो इनको कौन समझाएगा। जो चिट्ठी मैंने पढ़ा, ये कोई पहली बार मीटिंग नहीं हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, लगभग हर दूसरे दिन जब से लॉकडाउन। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, इन तस्वीरों को देखकर, ये पलायन करते हुए मजदूरों को देखकर, जिस तरीके से खबरें आती हैं कि वो बच्ची अपने घर से 14 किलोमीटर दूर थी और वहां वो दम तोड़ देती है क्योंकि डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो जाती है, पैदल चलते चलते वो थक जाती है। इसके अलावा खबर आती है औरंगाबाद में 16 मजदूर जो हैं वो ट्रैक पर कुछ देर के लिए सुस्ताने बैठते हैं, कई सौ किलोमीटर चले थे, पैर दुख गए थे, आंख लगी और ट्रेन से कुचल दिए जाते हैं। क्या इसे आप सही समय पर लिए गए सही निर्णय कह सकते हैं सर? ये सही समय पर लिए गए सही निर्णय की जो तस्वीरें आ रही हैं। रोमाना जी जवाब देता हूं, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। 16 मजदूरों का कट के मर जाना, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। मगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं औरंगाबाद के डीएम का। औरंगाबाद से जब निकले थे ये मजदूर, सड़क पे नहीं चल के वो पटरी पे चल रहे थे, तो वहां का प्रशासन का ये कर्तव्य था कि नहीं उन्हें समझा करके पास के शेल्टर हाउस में ले जाना कि आप यहाँ मत सोइए, आप रेल की पटरी पर मत सोइए, आइए शेल्टर हाउस में, यहाँ पर हम खाने का बंदोबस्त भी करेंगे, यहाँ पर पीने का पानी भी है। कौन समझाएगा? क्या मोदी जी जाके सड़कों पे समझा पाएंगे? एक प्रशासन की प्रक्रिया होती है, सहगल जी बैठे हुए हैं, ये राज्य की प्रशासन का काम है कि जहां भी अगर मजदूर चल रहे हैं, पटरियों पे चल रहे हैं, तो वहां के डीएम, वहां के एसपी, वहां का पूरा अमला समझाए लोगों को कि नहीं ये शहरों की बीमारी नहीं है, ये बीमारी कहीं भी फैल सकती है, ये इस प्रकार की बीमारी है। और आप शेल्टर हाउसेस के लिए राज्यों को पैसे दिए गए हैं, 3 महीने का राशन दिया गया है, एसडीआरएफ फंड में, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसे दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? तो फिर अखिलेश जी बोल करके जो लोग पटरी में सो रहे हैं उनको वहां सुलाने के लिए। तो फिर अखिलेश जी, ये केंद्र और राज्य के बीच की राजनीति में मजदूर को क्यों पीसा जा रहा है सर? क्यों सब अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं सर? क्यों विपक्ष की तरफ से? एक मिनट प्लीज, एक एक करके मेरा सवाल अखिलेश जी से, उसके बाद आऊंगी दोबारा मृत्युंजय जी आपके पास। प्लीज सर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अखिलेश जी, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, फिर इस तरीके की राजनीति से कहीं आप लोग ही मजदूरों के मन में भ्रम तो नहीं पैदा कर रहे हैं कि उनमें डर घर कर रहा है कि पता नहीं भाई हमारे टाइम पर जब हमारा नंबर जब तक आए तब तक ये ट्रेन चल भी रही हो या कहीं सरकार बंद न कर दे। इस तरीके का अविश्वास कहीं राजनीतिक बयानों की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है मजदूरों के मन में? मैं बस समझना चाहती हूं आपसे।
देखिए, बयान तो सिर्फ केंद्र सरकार के आ रहे हैं, गाइडलाइंस उनकी आ रही हैं, सारी प्रदेश सरकारें उसका फॉलो कर रहे हैं। अभी संबित पात्रा बता रहे थे कि अगर मजदूर ट्रेन के पटरी पे चलेंगे, प्रशासन नहीं रोकेगा तो क्या मोदी जी रोकेंगे? उनको कुचल के तो मरना ही है। ये कितने सुविधा से अपनी बातें कह देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि सही समय पे सही निर्णय लिया। बीच में नहीं बोला, इनको खामोश रहे, खामोश रहे, आप पूरी होने दीजिए। ये इन्होंने कहा कि सही समय पे। दर्शक देख रहा है ना, दर्शक सुन रहा है, दर्शक ने आपको भी सुना है, दर्शक ने अखिलेश जी को भी सुना है। अखिलेश जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप दोबारा आ जाइएगा। दर्शक ने सुनी ना आपकी बात भी। आइए अखिलेश जी। इन्होंने कहा कि सही समय पे मोदी जी ने सही निर्णय लिया। आप तो 62 लोग थे कोरोना पीड़ित, आज 67,000 लोग हैं हिंदुस्तान में कोरोना पीड़ित। और इस तरह से आंकड़े पहले ये पीड़ितों के बताते थे कि दुनिया में हम कम है, अब बता रहे हैं कि हम मृतकों की संख्या में कम है, क्योंकि पीड़ितों में हम करीब दुनिया में 4थे या 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो अब ये बता रहे हैं, क्या मोदी जी कोई दवा दे रहे हैं क्या कि वो लोगों की मौतें कम हो रही हैं? वो अपने मुकद्दर या डॉक्टरों की मेहनत या अपने इम्यून पावर जिस तरह से भी हो रहा है, कोई वैक्सीन तो डेवलप नहीं हुआ है। कोई दूसरी बात, सही समय पे बताया जो बात होने, जो सही समय पे बताया गया था कि अब कोरोना हिंदुस्तान ना आने पाए, इंटरनेशनल फ्लाइट पे आप चेकिंग लगा दीजिए, फ्लाइटों को रोक दीजिए, लोगों की सघन जांच करिए, उनको क्वारंटाइन में रखिए। राहुल जी ने कई बार 30 जनवरी को कहा, 12 मार्च को कहा, 24 तारीख को जो आप लगाया उसके पहले 4 बार कहा। आप तब उपहास कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, उसके बाद आप इवेंट में आ गए, मैं जवाब लेती हूँ। तो क्या डॉक्टर संबित पात्रा जब वक्त था कदम उठाने का, उस वक्त कदम नहीं उठाया और इसी वजह से आज मजदूर सड़क पर पैदल है? क्या परिस्थिति आ गई कि करना पड़ रहा है? हाँ, ये शांत हो जाएं। देखिए, पहली बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान में कम लोग मर रहे हैं वो तो उनकी मुकद्दर है, ऐसे मोदी जी क्या करेंगे? और अभी अगर ज्यादा मरीज हो रहे हैं तो अच्छा, ये तो मोदी जी ने करा दिया। ये दोनों चीजें कैसी होंगी? अगर अभी इन्होंने माना ना आपके शो में कि अगर कम मृत्यु हो रहा है, मृत्यु दर हिंदुस्तान में बाकी देशों के मुताबिक कम है, तो ये तो मुकद्दर की बात है। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको साइंटिफिक आंकड़े रखता हूं। नंबर ऑफ डेज टू रीच 60,000 केसेस, 60,000 केसेस पहुंचने में विश्व के मैं आपको सबसे बड़े बड़े देशों को काउंटिंग कराता हूं। भारत 101 दिन में पहुंचा, कनाडा 98 डेज में 60,000 केस बना, रशिया में 83 डेज में 60,000 केस बना, फ्रांस 70 दिन में 60,000 केस बना, यूएस 65 डेज में 60,000 केस बना, जर्मनी 62 डेज में 60,000 केस बना, स्पेन 56 डे में 60,000 केस बना। की नहीं हो रही है चर्चा, यहाँ पर मजदूरों को लेकर हो रही है कि आखिर मजदूर जो है सड़क पर क्यों है? वो सड़क पर क्यों है सर? ये किसकी नीति का खमियाजा है जो मजदूर को भुगतना पड़ रहा है कि मजदूर बेअसरा सा सड़क पर बेबस नजर आ रहा है? चलिए, मैं मजदूरों को लेकर भी जवाब देता हूं, क्योंकि कोरोना के बारे में भी सवाल पूछा, इसलिए मैंने साइंटिफिक जवाब दिया। अब मैं मजदूरों पे बोलता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा मजदूरों को अगर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड दिया गया है तो वो शेल्टर बनाने के लिए दिया गया है, वो पानी और भोजन मजदूरों के अरेंज करने के लिए दिया गया है, ताकि श्रमिक एक्सप्रेस देखिए, मैं भी देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने आपत्ति की थी उस समय बीच में, कहने पर ठीक है। कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है संबित पात्रा की तरफ से वो ये कि सिर्फ केंद्र की घेराबंदी क्यों, राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रही हैं? और आप सुन रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के नेता बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देर कर दी केंद्र सरकार ने, नींद से जागते जागते, सही नीति बनाते बनाते उसी का खमियाजा है कि मजदूर सड़क पर है। मजदूर सड़क पर पैदल क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मृत्युंजय जी, एक पहलू जो निकल कर आया वो ये कि भाई राज्यों में आपसी तालमेल की कमी है, ये एक वजह है। फिर क्यों आप इसको जनरल क्लास वाला मजदूर वर्सेस एसी क्लास में सफर करने वाला यात्री भेद कर रही है केंद्र सरकार, ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए रोमाना जी, राज्यों और केंद्र के साथ मतभेद है, यह अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। इसका कारण में जाना होगा, मूल कारण क्या है। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो क्या किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्रियों से उन्होंने सलाह किया था? क्या किसी भी क्या बोल रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री चाहे अपने प्रदेश के हो चाहे दूसरे,
किसी भी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास में नहीं लिया था। दूसरी बार भी उन्होंने किया, अपने खुद आकर के घोषणा की, लेकिन जब तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ा तो वो खुद नहीं आए। सलाह मशवरा करने में चूक हो गई क्या डॉक्टर पात्रा? जो बात मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर कह रहे हैं, अगर सलाह मशवरा वक्त रहते कर लेते तो शायद कोई सुझाव देता प्रधानमंत्री को कि इतने लाख मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं देश भर में, उनको पहले घर पहुंचा दीजिए, फिर कर दीजिएगा लॉकडाउन। सर जवाब लीजिए जल्दी से डॉक्टर पात्रा। देखिए नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी तो नहीं कह रहे हैं कि ये सलाह मशवरा करने में कमी रही है। अब मृत्युंजय जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी तो आपको चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब नीतीश जी नहीं कह रहे हैं तो मृत्युंजय जी के कहने से क्या होगा? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि सलाह मशवरा हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे पास आज समय इतना ही है, समय आज मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो मजदूर सड़क पर पैदल क्यों हैं, इस सवाल पर जब मैंने चर्चा की तो राजनीतिक दलों में आपने आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से हुआ सुना। खैर आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बस इतनी है कि मजदूरों को पैदल सफर पर नहीं निकलना चाहिए और सरकारों को मजदूरों के लिए जल्द से जल्द बस, ट्रेन या किसी और वाहन का इंतजाम करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।